हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है ना। तो रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब हमको पता है कि ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो सब में मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है। और रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? वो अपने ही जैसे, हमें पता है कि अगर वो यूनिसेलुलर है तो वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेगा, अगर वो मल्टी है तो वो अपने ही जैसा ही करेगा। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अलग अलग मेथड का यूज़ करके अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई ऑफस्प्रिंग होते क्या हैं? तो ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है उनके जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड हैं, जो भी, वो उन्हें ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। ओके। तो क्या होता है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एनिमल अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। ओके। अब हम देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन के कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन अगर होगा तो उससे गैमीट्स का फॉर्मेशन है ना। तो रिप्रोडक्शन की वजह से ही गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमीट्स बनेंगे तो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, है ना। बट गैमीट्स होते क्या हैं? तो गैमीट्स अगर हम बात करें कि मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, उन्हें गैमीट्स कहा जाता है। जैसे फीमेल की बॉडी में ओवा बनता है, मेल की बॉडी में स्पर्म। ऐसे अलग अलग एनिमल में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमीट्स बनेंगे तो ही ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ नंबर 2 हम देखते हैं, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। तो रिप्रोडक्शन की वजह से ही जो सेल हैं, जो कि हमारी बॉडी में ट्रिलियंस की मात्रा में पाई जाती हैं, वो सेल्स की क्वांटिटी बढ़ती है, उनका साइज़ बढ़ता है, जिससे किसी भी एनिमल का शेप साइज़ जो बढ़ता है वो सेल्स की वजह से बढ़ता है। तो रिप्रोडक्शन होगा तो सेल मल्टीप्लाई करेंगी और ऑर्गेनिजम्स का बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। नंबर 3 हम देखेंगे, सेल डिवीज़न बिकम पॉसिबल ड्यू टू रिप्रोडक्शन। अगर भाई रिप्रोडक्शन है तो ही सेल डिवीज़न होगा, अदरवाइज़ नहीं हो, सेल डिवीज़न होगा ही नहीं। फिर नंबर 4 आप यहाँ देखेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। डीएनए में रेप्लिकेशन जो होता है बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रेप्लिकेशन क्या होता है? हमें पता है कि डीएनए जो होता है वो डबल कॉइल्ड होता है। तो डीएनए का अपने ही जैसे एक और डीएनए का फॉर्मेशन करना कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, वो अपने ही जैसे एक और डीएनए को बनाता है। और डीएनए के अंदर आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोड होती हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं। अगर डीएनए रेप्लिकेशन करेगा ही नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, और जो हमारे जो कैरेक्टर हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वहीं के वहीं क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। अब यहाँ आप नंबर 5 पॉइंट देख सकते हैं इसका। तो 5th नंबर पर लिखा है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेस होती हैं, जैसे आरएनए का फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब होती हैं आपके रिप्रोडक्शन के दौरान। अगर रिप्रोडक्शन है तो ये सारी प्रोसेस पॉसिबल हैं, अदरवाइज नहीं होगी। ड्यू टू रिप्रोडक्शन इट बिकम पॉसिबल टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो ये तो हमें पता है कि रिप्रोडक्शन होगा तभी एनिमल जो इंडिविजुअल हैं उनका नंबर बढ़ेगा, अदरवाइज रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो जितने नंबर में है वो उतने नंबर में रहेगा, और एक टाइम बाद सारे एनिमल्स क्या हो जाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी और उनका एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिप्रोडक्शन के। अब हम अगला देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों रिप्रोडक्शन एसेंशियल है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए हमें पता है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होगी। तो एक हर एक एनिमल की एक एज होती है, उस एज के बाद उसकी डेथ होना। तो सोचिए अगर उस एनिमल की रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, वो अपने बच्चे प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो उसका एग्जिस्टेंस तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन से उसकी लाइफ की कंटिन्यूटी रहती है। फिर है रिप्लेसमेंट। जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमें पता है कि ड्यू टू डिजीज़, एजिंग, ग्रोथ, अदर एनिमल से क्या होता है, अदर जो कंडीशंस होती हैं उनसे एनिमल क्या होता है, रिप्ले डेथ हो जाती है और उसकी जगह नए एनिमल रिप्लेस
हो जाते हैं। फिर है आपका एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए इस धरती पर कि भाई हम हैं, उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर वेरिएशन, ड्यू टू रिप्रोडक्शन वेरिएशन टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स। तो वेरिएशंस होते क्या हैं? वेरिएशन मतलब होते हैं कि अपने ही जो पेरेंट्स हैं उनसे कुछ कैरेक्टर में मार्फोलॉजिकली थोड़े से उनके बच्चों का डिफरेंट होना, वो वो कई बार क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो किसी भी बच्चे का अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट दिखना वेरिएशंस कहलाता है। वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आती हैं, क्योंकि जो एक ऑफस्प्रिंग है उसमें कुछ जो कैरेक्टर होते हैं वो उसके फादर के और कुछ कैरेक्टर जो होते हैं उसके मदर के। तो जो इंडिविजुअल जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो आपके दो अलग अलग कैरेक्टर से मिलकर बनता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है उसमें वेरिएशंस आना। तो कई बार जो वेरिएशंस होते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल। अगर एक्सट्रीम कंडीशन है, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन है, तो एनिमल आसानी से सर्वाइव कर सकता है। ओके। फिर है ट्रांसफ़र ऑफ वेरिएशन। अब जो वेरिएशंस जो पैदा हुए हैं वो वेरिएशंस क्या होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, आपके ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो वेरिएशंस होंगे तो एक नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होगा, जो भी नया ऑफस्प्रिंग बनेगा उसकी सर्वाइवल कंडीशन जो अनफेवरेबल कंडीशन में वो कैसे सर्वाइव कर सकता है, वो उसमें वो कैपेसिटी होगी। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है कि पूरी अर्थ पर देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर, कुछ प्रोटोजुअन्स, मेटोजुअन्स, पॉरीफेरा, देन मल्टी सेलुलर। अलग अलग एनिमल हैं, तो सब में रिप्रोडक्शन की जो मोड्स हैं वो सब में अलग अलग होते हैं। तो हम देख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपगेशन, Number 3, sexual reproduction. In this chapter, we'll study about asexual reproduction and vegetative. तो इस चैप्टर में आपके फर्स्ट चैप्टर में केवल 2 ही रिप्रोडक्शन के बारे में दिया गया है, असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो production of offspring via single parent without fertilization and formation of gametes is called asexual reproduction। मतलब एक ऐसी मेथड जिसमें जो सिंगल पेरेंटल बॉडी है वो बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी गैमीट्स फॉर्मेशन के अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है। अब इसके देयर आर बहुत सारी इसकी मेथड्स होती हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट स्प्लिट्स, या तो स्प्लिट्स होगा, बर्ड्स और फ्रेगमेंट्स टू गिव राइज टू और मोर यंग वंस दैट हैव हेरिडिटी एंड ट्रेट्स। मतलब ऐसे बच्चे जो कि मार्फोलॉजिकली फिजिकली अपने पेरेंट्स की फ़ोटोकॉपी होंगी। मतलब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं होते, वेरिएशंस के कोई चांस नहीं होते हैं, और जैसे पेरेंट्स है वैसा ही 100% कैरेक्टर के साथ उसके ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे। तो आपकी असेक्सुअल एक ऐसी मेथड होती है जिसमें सिंगल पेरेंट्स ही अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी होता है। अब बात करते हैं ऑक्यूरेंस, यह होता किस किस में है? तो इट इज़ फाउंड मोस्टली इन लोअर फॉर्म ऑफ प्रोटोजुअन्स। मतलब ये एक ऐसी मेथड है जो कि आपके लोअर एनिमल्स होते हैं ना उनमें पाई जाती है। प्रोटोजुअन्स पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट, एल्गी, ब्रायोफाइटा, फंजाई, देन टेरिडोफाइट्स, ये सारे जो आपके लोअर कैटेगरी के एनिमल्स हैं वो सब जो होते हैं वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन से ही अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब क्या है, कौन कौन सी मेथड्स हैं, हम आगे देखेंगे इनको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, कौन से होते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोनोपेरेंटल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मोनो मतलब होता है एक ही पेरेंट्स, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट्स अपने अपने ही ऑफस्प्रिंग को पैदा करने में सक्षम होता है। ओनली सोमेटिक सेल टेक्स प्लेस इन दिस मैथड। सोमेटिक सेल्स क्या होती हैं? हमारी बॉडी में दो तरह की सेल होती हैं। एक होती हैं सोमेटिक जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बनाने का काम करती हैं, और दूसरी होती है सेक्सुअल सेल।
तो जितने भी जो हायर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन या फिर जितने भी जो आपके एनिमल्स आप सराउंडेड देते हैं जिनमें यूकेरियोटिक सेल्स पाई जाती है, उन सब में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल सेल से होता है। बट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, जो लोअर कैटेगरी के एनिमल हैं, तो उनमें जो डिवीज़न होगा, जो भी आपका सेल डिवीज़न होगा या जो रिप्रोडक्शन होगा, वो कौन सी सेल होंगी, सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बनाने वाली सेल जो होती हैं वो सोमेटिक। तो इनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सोमेटिक रिप्रोडक्शन होगा। फिर फ्यूजन ऑफ गैमीट डज नॉट टेक्स प्लेस। पहले भी बताया है कि यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स हैं, ना तो फर्टिलाइजेशन होगा ना तो गैमीट्स बनेंगे। तो इनमें क्या होगा, ना गैमीट्स बनेंगे, जब गैमीट्स ही नहीं बनेंगे तो फ्यूज़न होने का सवाल ही नहीं है। तो इनमें किसी भी तरीके का फ्यूज़न नहीं होगा, किसी भी तरीके का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नंबर 4 आप देखेंगे, डिवीज़न टेक्स प्लेस ओनली बाय माइटोटिक मेथड। देखिए 2 तरह के डिवीज़न होते हैं, एक होता है माइटोटिक, एक होता है मियोटिक। तो माइटोटिक मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, मतलब जितने क्रोमोसोम पेरेंट्स में है उतने ही पूरे के पूरे उसके बच्चे में आ जाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम कोई भी हाफ नहीं होता, सेम टू सेम होते हैं, वो कौन सा कहलाता है, माइटोटिक। तो यहाँ वेरिएशंस नहीं होंगे, क्रोमोसोम्स आधे नहीं होंगे। बट जो हायर कैटेगरी के से हम अपनी बात करें तो हम में जो होता है वो मियोटिक होता है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम में हाफ हो जाते हैं। तो इनमें कौन सा होगा आपका, डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली माइटोटिक। माइटोटिक मतलब जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा कि जो उसके इसमें जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही शेप में होंगे, स्ट्रक्चर्स और जो फीचर्स एवरीथिंग जो होगा वो उनके पेरेंट्स से मिलता जुलता होगा। कुछ भी नया नया कुछ भी कैरेक्टर नहीं आएगा, नया कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक। तो इसके बाद हम देखेंगे अल्ट्रेशन ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशन डज नॉट। ना तो सेल यहाँ पर हैप्लॉइड होंगी ना तो डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब हाफ हो जाना, है ना। तो यहाँ पर ना सेल हाफ हो रही हैं ना डिप्लॉइड बन रही हैं, जैसी हैं वैसे ही हूबहू क्या होंगी, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। नंबर 7 पॉइंट, रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकली टू देयर पेरेंट्स। मतलब अगर हम उसकी बात करें कि उसके जीन्स की बात करें, क्रोमोसोम्स की बात करें, अगर उसको आइडेंटिकली देखें तो वो अपने पेरेंट्स से ही मिलता जुलता दिखाई देगा। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सीधी सी बात है, कुछ चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं, कुछ चीज़ों के डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे ना मैंने दोनों चीज़ें ले रखी हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमें एडवांटेजेस क्या-क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके एडवांटेजेस की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि द न्यू ऑर्गेनिजम्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स। मतलब यहाँ पर फ्यूज़न का कोई टेंशन नहीं, फर्टिलाइजेशन, गैमीट्स ये सब कुछ नहीं। यहाँ पर ये है कि सिंगल पेरेंट्स है, वो डिफरेंट मैटर, या तो वो बर्डिंग करेगा या तो वो फिजन करेगा या तो फ्रेगमेंटेशन करेगा, किसी भी मेथड से अपने जैसे बच्चे को पैदा कर लेगा। तो यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स काफ़ी है। इट ऑक्योर बाय सिंपल प्रोसेस ऑफ डिवीज़न। ये इनमें बहुत ही सीधी सादी सिंपल मेथड से होगा, या तो वो सिंपल सेल डिवीज़न करेगा या तो वो माइटोसिस करेगा। ठीक। यहाँ पर नंबर 3 पॉइंट आप देख सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट्स। मतलब सिंगल पेरेंट्स में इतनी कैपेबिलिटीज़ पाई होती है कि वो अपने बहुत सारे जो जो भी यंग वंस पैदा करेगा, उनका जो नंबर होगा वो हमेशा बहुत ज़्यादा होगा। फिर नंबर 4 पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, वो जेनेटिकली जो होंगे वो अपने पेरेंट्स से मिलते-जुलते, मतलब कुल मिला के फ़ोटोकॉपी ही पैदा होंगे। ठीक? फिर 5th नंबर में आप देखेंगे, इट हेल्प्स इन डिस्पर्सल टू फार ऑफ प्लेसेस। मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा होंगे तो सीधी-सी बात है ये दूर-दूर तक आराम से फैल सकते हैं। तो ये सारे हुए एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस में ये होगा कि भई जैसा पेरेंट है, वैसा ही उसका बच्चा होगा। अगर पेरेंट स्ट्रॉन्ग है तो बच्चा डेफ़िनेटली स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर पेरेंट्स में एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने की कैपेसिटी नहीं है, मतलब अगर कभी एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हुआ कि अनफ़ेवरेबल कंडीशन क्रिएट हुई, तो अगर पेरेंट्स कैपेबल नहीं तो सीधी-सी बात है वही जीन्स उसके बच्चे में आएँगे। तो बच्चा भी जो होगा वो आपके एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होगा, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक? फिर जब कोई
गैमेट्स नहीं बनेंगे, जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, फ्यूज़न नहीं होगा, तो कोई भी नए कैरेक्टर कभी आएँगे ही नहीं। मतलब कोई भी नया वेरिएशंस, कोई भी अच्छी क्वालिटी आने का सवाल उठता ही नहीं है। तो ये सारे हुए आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। अलग-अलग एनिमल अलग-अलग मेथड से का यूज़ करते हुए रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिजन। फिजन जो होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। सेकंड है बडिंग, प्लाज्मोटोमी, ग्रेम्यूल्स, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सारी मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड जो होगी वो हम अपनी अगली क्लास में इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से कि होता क्या क्या है एग्जाम्पल के साथ। तो आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।